हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अमरदीप क्लासेज में। आज क्लास 6 का साइंस सब्जेक्ट का लास्ट चैप्टर है चैप्टर 18, जिसका नाम है कचरा ठोस कचरा प्रबंध। उसको लेके आए हुए हैं ठोस कचरा प्रबंध को। और ये क्लास 6 का जो साइंस है उसका लास्ट ये चैप्टर है। चैप्टर 18 है, 18 ये लास्ट है। देखते हैं इसमें क्या है। रोज़मर्रा के जीवन में प्लास्टिक इस्तेमाल करने के लाभ और हानियों को बताइए। जो हम लोग रोज़मर्रा के जीवन में जो भी हम प्लास्टिक इस्तेमाल करते हैं उसका लाभ और हानि बताइए। उसका मतलब उससे क्या लाभ है और क्या हानि है। तो ऐसे हम लोग बोल देते हैं आमतौर पे कि जो प्लास्टिक का इस्तेमाल अगर हम करेंगे तो कोई भी सामान पानी में बरसात में भीगेगा नहीं, उसको सुरक्षित रहेगा। और जब हानि की बात करेंगे तो इससे पर्यावरण दूषित होता है, ये जल्दी गलता नहीं है। तो अब हम इसमें देखते हैं कि प्लास्टिक से संबंधित और जो कचरा है, कचरा से संबंधित क्या आपके प्रश्न और उत्तर हैं। या जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आपका जो भी प्रश्न होता है वो अभ्यास प्रश्नोत्तरी का प्रश्न उत्तर यहाँ पे हम लोग कराते हैं। देखते हैं पहला क्वेश्चन का क्या दिया है। पहले लाभ देख लेते हैं, उसके बाद हानि। तो दिया है रोज़मर्रा के जीवन में प्लास्टिक इस्तेमाल करने के लाभ। यहाँ पे पहले लाभ दिया है तो लाभ को देख लेते हैं। प्लास्टिक किस तरह हमारे जीवन में घुल मिल गया है कि बताना बहुत ही मुश्किल तो नहीं है। प्लास्टिक से हमें बहुत से फ़ायदे तो हुए, जैसे वर्षा के दिनों में अगर वर्षा होती है तो कोई वस्तु को ढक देने में उसमें पानी का प्रवेश नहीं होता है। अनाज, गेहूँ, चावल इत्यादि चीज़ों को हम लोग इन प्लास्टिक से ढक कर ही बचाते हैं। प्लास्टिक के खिलौने को देखिए, बच्चों को कितना भाता है और यह डर भी नहीं रहता कि बच्चे के हाथ पैर कट जाएं या किसी प्रकार का नुकसान हो सकता है। हम लोग टेबल, कुर्सी, कूलर इत्यादि इन सभी चीज़ों को प्लास्टिक से बनी हैं उसी का उपयोग करते हैं, क्योंकि इनका वजन लकड़ी और लोहे की अपेक्षा बहुत कम होता है। जो भी हम लोग क्या होता है, यहाँ पे हम लोग लाभ देख लिए। तो इसमें पहले हम आपको बता दिए कि हम लोग बरसात के दिनों में क्या करते हैं, जो भी प्लास्टिक होता है उससे, जैसे प्लास्टिक का जो पन्नी होता है, चिमकी, उसमें हम लोग पैसा, रुपया, बटुआ या कोई मोबाइल हुआ, ये सभी चीज़ें रख देते हैं और वो भीगने से बन जाता है। उसके साथ साथ इससे क्या होता है, जो भी प्लास्टिक के कई तरह के खिलौने हुए, रोज़मर्रा की ज़िंदगी में आने वाले सामान, जैसे कि यहाँ पे दिया है टेबल हो गया, कुर्सी हो गया, कूलर हो गया इत्यादि चीज़ों को बनाया जाता है। ये लोहे और लकड़ी की अपेक्षा बहुत ही हल्का और सस्ता भी होते हैं, इस कारण से लोग इसे खरीदते हैं। जाहिर सी बात है, जो भी चीज़ अगर सस्ता होता है तो कोई भी उधर ही एट्रैक्टिव होता है। वो उस क्षण ये ध्यान नहीं रहता है कि क्या हमारे लिए मतलब हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है या फ़ायदेमंद है। अब देखते हैं इसका हानि क्या दिया है। अब हानि देखते हैं। रोज़मर्रा के जीवन में प्लास्टिक इस्तेमाल करने की हानि के बारे में। प्लास्टिक इस्तेमाल करने में हमें काफ़ी परेशानी झेलनी पड़ रही है। प्लास्टिक की कई चीज़ों की उपयोगिता बहुत कम समय तक के लिए हुई होती है और वह जल्द ही कूड़े में फेंक दी जाती है। हम लोग अपने घर के कचरे को प्लास्टिक की थैलियों में भरकर बाहर फेंक देते हैं। जो गली मोहल्ले के आवारा पशु भोजन की खोज में इन थैलियों को देखते हैं और प्रायः प्लास्टिक की थैली को भी निगल जाते हैं। कभी कभी तो इस कारण भी इनकी मृत्यु भी हो जाती है। सड़कों तथा अन्य स्थानों पर असावधानीपूर्वक फेंकी गई प्लास्टिक की थैलियाँ अक्सर बहकर नाले अथवा सीवर में पहुंच जाती है। इसके फलस्वरूप नाले अवरुद्ध हो जाते हैं और गंदा पानी और गंदा जल सड़कों पर फैलने लगता है। हम लोग क्या करते हैं, जो भी प्लास्टिक, जैसे हम लोग जो
कैरी बैग अक्सर खरीदते हैं, जो भी सामान किराने के हो या परचून या कपड़े की, अक्सर जो हमें वहाँ से प्लास्टिक का मिलती है वो क्या होती है, सिंगल यूज प्लास्टिक है। वो क्या हुआ, यूज एंड थ्रो इस्तेमाल किया, और अभी मान लीजिए दुकान से कोई सामान लिया और लाए और उसको रखे और उसके बाद वो पन्नी को क्या किए, फेंक दिए बाहर, हो गया, कूड़े में डाल दिए। उसका मतलब फिर हम दोबारा इस्तेमाल नहीं कर सकते या ना ही उसको रिसाइकल किया जाता है। इस कारण से भी, और वो क्या होता है उसमें और भी कि हम लोग क्या करते हैं, घर का जो भी कूड़ा करकट कचरा निकलता है उसे हम लोग पन्नी में भरते हैं और उस प्लास्टिक को सड़क पे या कहीं पे भी फेंक देते हैं ऐसे। और वो क्या होता है, जब भी जो गाय भैंस या जो भी पशु होते हैं वे क्या करते हैं, अपने भोजन की तलाश में इधर उधर जाते हैं और उसके बाद से वे उन्हें खाते हैं और खाने के साथ उससे निकल भी जाते हैं। और उस प्लास्टिक को जैसे ही वो निकलते हैं तो उनके पेट में क्या होता है, इन्फेक्शन होता है, और इन्फेक्शन होने के कारण ही मृत्यु होती है उनकी। जो ये मृत्यु दिखा रहा है यहाँ पे, तो उनकी इन्फेक्शन होने के कारण ही होता है। जब हम लोग कुछ वो ज़्यादा चटर पटर खा लेते हैं, मसालेदार खा लेते हैं, तो हमारे पेट में भी इन्फेक्शन हो जाता है, गड़बड़ हो जाता है, तो हमारी तबीयत खराब हो जाती है, तो दवा ले लेते हैं। तो वो तो नहीं बोल पाते हैं क्यों, और हम लोग तो प्लास्टिक खाते नहीं हैं, उस कारण से वो प्लास्टिक खा लेते हैं और उनको समझ में नहीं आता है, और ना ही वो किसी से बोल सकते हैं, ना कह सकते हैं। और हमारे यहाँ मवेशी डॉक्टरों की बहुत ही कमी है। जैसे कि आप सभी जानते हैं, मवेशी तो छोड़िए, यहाँ पे इंसानों के भी डॉक्टरों की कमी है, इस कारण से भी होती है। और क्या होता है, वो प्लास्टिक और भी होते हैं कि जो नाले में या नदी में कहीं पे भी चले जाते हैं, और क्या होता है, कहीं ना कहीं जाकर फंस जाने के कारण वहाँ से पानी को आगे नहीं निकलने देते, और वो क्या होता है, जब पानी आगे नहीं निकल देंगे तो उसके ऊपर से वो फ्लो होकर बाहर की तरफ सड़क पे या कहीं भी इधर उधर बहना शुरू हो जाते हैं, जिससे वो गंदे पानी से इन्फेक्शन होने की डर बना रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं क्या है। कचरे के प्रबंध के लिए हम क्या कर सकते हैं। जो कचरा होता है उसके प्रबंध के लिए हम क्या कर सकते हैं, उसका कुछ नियम होता है। तो हम जो भी कचरा होता है उसको इस हिसाब से मतलब स्टोर करें कि उसका रिसाइकल किया जा सके। जैसे कि अभी हरा पेटी और नीला पेटी करके 2 बॉक्स चला है, वो उससे क्या होता है कि जो जैसे जिससे फर्टिलाइज़र खाद बनने योग्य है, उसे खाद बनाने के लिए गीला होता है, उसे खाद बनाने में डाल दिया जाता है, और जो रिसाइकल कर दिया जाए, जैसे फिर उससे कोई पदार्थ बना लिया जाए, उसे उसमें डाला जाता है। और जो खाद बनाने के लिए उसमें गीला, जैसे कि वो भोजन हो गया, फल मूल हो गया, सड़ा हुआ, या फल मूल के जो छिलके होते हैं वो हो गए सब, उसको गीले कचरा में रखा जाता है, ताकि फिर उसको निकाल कर डालने से या को हम बायोडीजल भी बना सकते हैं उससे, या खाद जो फर्टिलाइज़र होता है खाद, उसको बना सकते हैं। और वो खेतों के लिए बहुत ही फायदेमंद होते हैं। और उस इन्हीं से भी जो कंपोस्ट खाद है वो बनता है। कंपोस्ट खाद के बारे में हम आपको पिछले क्लास में बता चुके हैं। देखते हैं इसका आंसर क्या दिया है। कचरे के प्रबंध के लिए हम जान चुके हैं कि आजकल विभिन्न प्रकार के कचरों से काफ़ी परेशानियां खड़ी हो रही है। आने वाले समय में इनके निपटान की समस्या और भी गंभीर हो जाएगी। देखिए, हम लोग जानते हैं कि कचरा का कैसे, जब हम लोग को गांव देहात में तो उतना दिक्कत नहीं होता है, लेकिन जब शहरों की बात होती है तो कचरा को कहाँ पे फेंका जाए, कैसे रखा जाए कि इन्फेक्शन ना हो, इधर उधर फैले नहीं, तो इसको लेकर बहुत ही दिक्कत हो जाती है। अभी तो गांव में उतना खैर दिक्कत नहीं हो रहा है, लेकिन गांव के जो बाज़ारें होती है, जो छोटे छोटे शहरें हैं, वहाँ पे भी बहुत दिक्कत होती है, क्योंकि इधर उधर तो हम कचरा फेंक नहीं पाएंगे, ना किसी के ये ज़मीन पे भी हम लोग नहीं कचरा फेंक पाएंगे। इसलिए कचरे का हम लोग प्रबंध करने के बारे में हम लोगों को सोचना चाहिए और समझना भी चाहिए। देखते हैं आगे हो जाएगी। इसलिए इन कचरों को जिनमें प्लास्टिक भी शामिल है के निपटारे के लिए 4 आर सुझाए गए हैं। मतलब कैसे कचरे का निपटारा करें जिसमें प्लास्टिक भी है, उसको लिए 4 आर सुझाया गया है। अब 4 आर के बारे में क्या है इसके बारे में देखते हैं। देखिए, 4 आर दिया है: रिफ्यूज, रिड्यूज,
रिड्यूज, रिसाइकल। देखिए रिफ्यूज मीन्स मना कर दीजिए कि हम इस प्लास्टिक को हम जैसे कुछ जो सिंगल यूज प्लास्टिक है उसका इस्तेमाल नहीं करेंगे। और जो कुछ ऐसे भी प्लास्टिक है मान लीजिए हमको करना है ज़रूरी है तो उसका इस्तेमाल ना के बराबर करेंगे। और जब हम कर रहे हैं तो ऐसे प्लास्टिक का इस्तेमाल करें कि जिनका पुनः उपयोग किया जा सके। और ऐसे कचरा को कि जिसको हम पुनः रिसाइकल किया जा सके, रिसाइकल करके कुछ ना कुछ बनाया जा सके। जैसे कि हम अभी बताए जितने भी हमारे घर से कचरा निकलने वाले होते हैं, ठोस कचरा और गीला कचरा, तो जो भी गीला कचरा है तो उससे हम रिसाइकल करके कुछ ना कुछ बना, जैसे खाद बना सकते हैं, जिससे कंपोस्ट खाद, जैविक खाद, जिससे कि जैविक खाद को तैयार होने में लगभग 20 से 25 साल का समय लगता है। जैविक खाद को तैयार होने में 20 से 25 साल, तो इसलिए वो भी किया जा सकता है। और कहीं ना कहीं ये हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही फायदेमंद है। और यही हमारा जो 4U है, जो 4R है, यही हमारा 4R है। और इसी 4R को हमें अपनाना है कि हम किस मतलब कचरा, कौन सा वस्तु है, क्या है जिसका इस्तेमाल हमें नहीं करना चाहिए, जिससे कचरा ना हो। और कौन सा ऐसे वस्तु है जिसका उपयोग ना के बराबर करें और उसके बाद से कुछ करें तो उसका पुनः उपयोग हो जाए। और कुछ है कि जिसको हम रिसाइकल भी कर सके, पुनः उपयोग तो नहीं कर सकते हैं लेकिन रिसाइकल किया जा सकता है। अब जैसे जो प्लास्टिक है, सिंगल यूज प्लास्टिक का हम उपयोग ना करें, और जो भी मतलब मल्टीपर्पज यूजेज प्लास्टिक है उसका इस्तेमाल करें तो कम भी करें। और जैसे हम लोग कोई भी खाद्य पदार्थ खरीदते हैं, जैसे जैम हुआ या अचार हुआ इत्यादि जो भी चीज़ें खरीदते हैं, तो हमें ये ध्यान दें कि प्लास्टिक का कंटेनर ना हो, उसका जो बोतल है वो प्लास्टिक ना हो बल्कि शीशे का हो या कार्टून का हो, कूट का हो जो, या कागज़ का हो। तो उससे क्या होगा, वो रिसाइकल भी हो जाएगा या वो आसानी से गल कर ख़त्म भी हो जाएगा। इसलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है, अब इसी में है। आइए इनके बारे में एक एक करके जानकारी प्राप्त करते हैं। देखिए जो हमारा था वो 4R था, 4R, उसके बारे में हम लोग यहाँ पे जानकारी एकत्र कर रहे, देखते हैं क्या दिया है यहाँ पे। मान लीजिए, मना कीजिए मतलब नो यूज, मतलब रिड्यूज कीजिए, रिफ्यूज कीजिए, जैसा कि ऊपर हम लोगों ने जान लिया कि प्लास्टिक की बनी थैली या सामानों का उपयोग करना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, अतः प्लास्टिक का उपयोग नहीं करने के लिए सभी को रिफ्यूज करने हेतु जागरूकता लाने हेतु अभियान चलाना चाहिए। हमें विद्यालयों में समय समय पर प्लास्टिक के विरुद्ध अभियान चलाना चाहिए, जिससे बच्चों और लोगों के अंदर जागरूकता बनने। कुछ ऐसे अभियान है जो विद्यालय में चलानी चाहिए और कुछ ऐसे अभियान है विद्यालय में ना भी चले तो कोई दिक्कत ना है, लेकिन जैसे ये कचरा प्रबंधन से इससे चलेगा तो बच्चे अपने घर में बताएंगे, अपने जो भी बड़े छोटे जो भी हैं उन्हें बताएंगे, समझाएंगे और ख़ुद भी नहीं करेंगे तो इससे क्या होगा कि जो एक प्लास्टिक का कचरा है वो कम हो जाएगा। उपयोग कम करना, रिड्यूज, मतलब जितना हो सके उतना कम उपयोग करें। आजकल चीज़ों को इस्तेमाल करके फेंक देना बहुत आम बात हो गई है। हम बहुत सी ऐसी चीज़ें भी इस्तेमाल करते हैं जिसके बिना भी काम चलाया जा सकता है, यानी जो बहुत ज़रूरी नहीं होना है। जैसे जैसे हम अपनी ज़रूरतें बढ़ाते हैं वैसे वैसे कचरे भी बढ़ते चले जाते हैं। जैसे दुकान में कमीज प्लास्टिक में रखी होती है ताकि वो गंदा ना हो, जब हम उसे खरीदते हैं तो अब दुकानदार उसे अलग थैला में देता है जिस पर दुकान का नाम आदि लिखा होता है। जब
हम कमीज जब हम पहनने के लिए कमीज निकालते हैं तब दोनों थैलियों को फेंक देते हैं। हमें ध्यान भी नहीं रहता है कि कमीज के फट जाने के कई साल बाद तक ये दोनों थैलियाँ कचरे का हिस्सा बनी रहेगी। अर्थात हम लोग जब भी कोई भी सामान खरीदते हैं, जैसे यहाँ पे बताया गया कि जब हम कमीज़ या कोई भी कपड़ा खरीदते हैं तो ऑलरेडी वो कंपनी से क्या होता है, वो पन्नी में पैक होकर आता है, वो सिंगल यूज पन्नी में नहीं रहता है। लेकिन जब दुकानदार अपना जो भी देता है वो सिंगल यूज पन्नी में अक्सर रहता है, तो इसलिए उसी कोई एक पन्नी हम इस्तेमाल कर लेंगे तो हो जाएगा उससे भी। नेक्स्ट देखते हैं तीसरा आर के बारे में क्या दिया है। यहाँ पे हम लोग को 4 आर के बारे में पढ़ना है। 4 आर पुनः उपयोग, रीयूज, यहाँ पे रिफ्यूज नहीं होगा, रीयूज होगा, एफ ये नहीं रहेगा। कुछ कचरा ऐसे होते हैं जिसका पुनः उपयोग किया जा सकता है। आइए ऐसे कुछ चीज़ों की सूची बनाएं जो आपने हाल ही में कूड़ेदान में फेंकी हो या कबाड़ी में बेची हो। आपस में चर्चा कीजिए उन चीज़ों को कैसे दोबारा इस्तेमाल में लाया जा सकता है। इस प्रकार चीज़ों को फेंकने के बजाय दोबारा इस्तेमाल करने से कचरे के निपटान में मदद होगी। जैसे हम लोग क्या करते हैं कि कुर्सी टूट गया है तो उसे हम लोग फेंक देते हैं, तो इसकी जगह पर हम लोग क्या करेंगे, उसको देखेंगे कि पहले मरम्मत कर लें, हो सकता है कि कुछ दिन और चल जाए, ये भी होता है। और या नहीं होता है तो आप लोग जैसे कि आप लोग देखेंगे कि हम लोग बच्चे अक्सर क्या करते हैं, किताब को बेच देते हैं भुजा चटनी या किसी भी चीज़ के लिए। वैसे नहीं करना चाहिए, लेकिन हम लोग जब देखते हैं कि कबाड़ में बहुत से ऐसे चीज़ों को हम लोग बेच दिए कबाड़ी वाले से, तो कुछ लोग ऐसे हैं जो नया चीज़ तो अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, नहीं खरीद पाएंगे, तो क्या करते हैं, जाते हैं कबाड़ी में और कबाड़ी वाले के पास से देखकर, जैसे अगर उसमें साइकिल है, पंखा है, टीवी है इत्यादि जो भी चीज़ें रहती है या बच्चों को खेलने योग्य जो भी खिलौना है, वो कबाड़ी वाले से कम पैसों में खरीद कर उसका फिर से मरम्मत करके अपना इस्तेमाल करने लगते हैं। तो ऐसे ही हमें भी चाहिए कि कम से कम कचरा हो, पुनः उपयोग हो। अब 4 आर रिसाइकल के बारे में जाने। जैसे ही क्या होता है कि बहुत से कबाड़ी में नहीं बिक पाता है तो कबाड़ी वाला वहीं खरीद पाता है जो वो मतलब रिसाइकल हो पाए। जो रिसाइकल होने वाला चीज़ नहीं होता है, मतलब पुनः चक्रण करके नया पदार्थ नहीं बनाया जा सकता है, नए वस्तु नहीं बनाया जा सकता, वो चीज़ वो नहीं खरीदता है। देखते हैं आंसर क्या दिया है यहाँ पे। आपने कबाड़ी वालों को घर से पुराने अखबार, शीशी या प्लास्टिक और धातु की चीज़ें खरीदते हुए देखा होगा। इन चीज़ों को वे ले जाकर बेचते हैं और कारखाना में उन चीज़ों को कुछ प्रक्रियाओं द्वारा नया रूप में परिवर्तित कर दिया जाता है। इन्हें पुनः चक्रण कहा जाता है। जैसे कि पेपर हुआ, शीशी हुआ, धातु में जैसे कि हो जाएगा आपका लोहा, जैसे साइकिल हो गया, कुर्सी क्या बोलते हैं उसे, साइकिल हो गया, जैसे रड छड़ जो भी है इत्यादि है उसे बेच दिया जाता है। जैसे जो टीन होता है उसे बेच दिया जाता है, शेड इत्यादि। उन चीज़ों को ले जाकर कबाड़ वाला क्या करता है, अलग अलग करता है और फिर जिसके पास जो जाना होता है, जो ख़रीदार होता है, जो भी कंपनी वाले उसे ख़रीदते हैं और उसका रीयूज करते हैं। जैसे अखबार जो भी कागज़ रद्दी होता है वो ख़रीद कर उससे कूट बनाते हैं या नया पेज बनाते हैं इत्यादि जो भी चीज़ें होती है वो बनाते हैं। उसी तरह शीशे वाला क्या होता है, शीशे का खरीदते हैं और जो भी उसमें से अगर वही सेम टू सेम बच जाए तो ठीक है, नहीं बचा तो फिर उसको गला कर नए शीशे बनाते हैं। ऐसे आपको शीशा का सूत्र भी बता दिए हैं कि सूत्र कैसे बनता है, शीशा कैसे बनता है उसके बारे में बता दिए हैं पिछले क्लास में। आप लोग देख सकते हैं पिछले क्लास की वीडियो को। अब पुनः चक्रण के लिए हमें क्या करना चाहिए, पुनः चक्रण के लिए हम क्या क्या करना चाहिए। इस चीज़ को पुनः चक्रण के लिए हमें वस्तुओं को देखना चाहिए किस हिसाब से वो वस्तु हमारे द्वारा पुनः चक्रण किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता है, या कबाड़ी वाला के द्वारा या किसके द्वारा, इस चीज़ों को देखा जाता है। जैसे हम लोग क्या करते हैं, जो हमारे घर से कचरा निकलता है जिसमें भोज्य पदार्थ रहता है या
फल हो गया, सब्जियां हो गई, ये चीज़ें रहती है, इन्हें हम लोग कंपोस्ट खाद में तब्दील कर सकते हैं। पुनः चक्रण के लिए हम ऐसी चीज़ें खरीदें जिनका पुनः चक्रण हो सके। ठीक है, हम वो ऐसी चीज़ें कहीं खरीदें जिसका पुनः चक्रण हो सके, पुनः इस्तेमाल किया जा सके। हम ऐसी चीज़ें खरीदें जिनका पुनः चक्रण से बनी हो, जैसे पुनः चक्रण द्वारा बनाया गया कागज़। ऐसी चीज़ें इस्तेमाल करें जिनका पुनः चक्रण हो सके। देखिए, ऐसी चीज़ें खरीदें जिनका पुनः चक्रण हो सके, ऐसी चीज़ें जो पुनः चक्रण द्वारा बनाया जाता है। जितने भी लगभग लोहे की वस्तुएं हैं, लगभग वे अक्सर पुनः चक्रण द्वारा ही तैयार किया जाता है। कागज़ हो गया, शीशी बोतल हो गया, ये सभी पुनः चक्रण के द्वारा तैयार किया जाता है। लेकिन प्लास्टिक में ऐसा नहीं होता है। जो रीयूज होता है उन्हीं को वो लोग खरीदते हैं। कंपोस्ट खाद, यहाँ पे कंपोस्ट खाद के बारे में हम आपको बता दिए हैं कि कितने समय में तैयार होता है, लेकिन यहाँ पे देखते हैं क्या दिया है कंपोस्ट खाद के बारे में। कंपोस्ट खाद रसोई और बगीचे से निकलने वाले कचरे का पुनः चक्रण करने का सबसे अच्छा तरीका है। कंपोस्ट का अर्थ पौधे और जंतुओं के मृत शरीर और जैविक न्यूनीकरण पदार्थों का सूक्ष्म जीवों द्वारा मिट्टी और पदार्थों में बदलना पदार्थ मिट्टी को उपजाऊ बनाता है और खाद के रूप में पेड़ पौधों की वृद्धि में सहायक होता है। इससे हमें दो फायदे होते हैं, एक तो खाद मिल जाती है, दूसरा कचरे का निपटारा भी हो जाता है। जितने भी कचरे होता है, हम उसको पहले ही बताए, उस कचरे घर से निकलने वाले कचरे से हम खाद बनाए जा सकते हैं। जो भी जीव जंतु होते हैं वो मर जाते हैं, उससे भी हम लोग क्या करेंगे, जब मिट्टी में गाड़ देते हैं तो उससे भी कहीं ना कहीं खाद के लिए वो तैयार होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। पुनः चक्रण का अर्थ स्पष्ट कीजिए। पुनः चक्रण का अर्थ स्पष्ट कीजिए। और पुनः चक्रण का अर्थ तो हम ऊपर ही स्पष्ट कर दिए, जिसे वो कबाड़ी वाला खरीदता है और ले जाकर फैक्ट्रियों में बेच देता है और उससे फिर नई वस्तु बनाई जाती है, वही है पुनः चक्रण। लेकिन देख लेते हैं फिर क्या दिया। कबाड़ी वाले को घर से पुराने अखबार, शीशी या प्लास्टिक और धातु से बनी चीज़ें खरीदते देखा होगा। इन चीज़ों को वो ले जाकर बेचते हैं और कारखानों में उन चीज़ों को कुछ प्रक्रिया द्वारा नए रूप में परिवर्तित कर दिया जाता है। इसे पुनः चक्रण कहा जाता है। पॉलीथीन का बहुत ज़्यादा उपयोग करने से हमें किस प्रकार के नुकसान का सामना करना पड़ता है? जो पॉलीथीन होता है उसका हम बहुत ज़्यादा उपयोग करते हैं, उससे हमें किस प्रकार का नुकसान करना। पहला तो पर्यावरण संबंधित, और ये जल्दी विघटित नहीं होता है, मतलब इसका ख़त्म नहीं होता है। पॉलीथीन का बहुत ज़्यादा उपयोग करने से हमें परेशानी झेलनी पड़ रही है। प्लास्टिक की कई चीज़ों की उपयोगिता बहुत कम समय के लिए होती है और वह जल्द ही कूड़े में फेंक दी जाती है। यहाँ पे कूड़े में फेंक दी जाती है। और हम अपने घर के कचरे को प्लास्टिक की थैलियों में भरकर बाहर फेंक देते हैं। गली मोहल्ले के आवारा पशु भोजन की खोज में इन थैलियों को देखते हैं और प्रायः प्लास्टिक की थैली को भी निगल लेते हैं, जिनसे इनकी मृत्यु भी हो जाती है। सड़कों पे तथा अन्य स्थानों पर असावधानीपूर्वक फेंकी गई ये प्लास्टिक की थैलियाँ अक्सर बहकर नालों अथवा सीवर के पानी में पहुंच जाती है। फलस्वरूप नाले अवरुद्ध हो जाते हैं तथा गंदा जल जो होता है वो सड़कों पर फैलने लगता है। भारी वर्षा के समय में बाढ़ जैसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है। ज़मीन या मिट्टी में प्लास्टिक के जमा होने के कारण मिट्टी के लिए कम उपयोगी हो जाती है, क्योंकि ऐसे मिट्टी में पानी का सही निकास नहीं हो पाती है। इन्हीं सभी प्रकार से नुकसान का सामना करना पड़ता है। आप लोग देख लीजिए कैसे प्लास्टिक के नुकसान को हम लोग सामना करते हैं। आप पॉलीथीन के अधिक उपयोग को कम करने में कैसे मदद करेंगे? तो आप लोग अपने से भी खुद कुछ सोचिए, सुझाइए, और यहाँ पे क्या आंसर है वो भी देखा जाए।
पॉलीथीन के अत्यधिक उपयोग को कम करने में निम्न प्रकार से मदद कर सकते हैं। प्लास्टिक की इन्हीं सब हानियों को ध्यान में रखकर सरकार ने प्लास्टिक का इस्तेमाल करने के पश्चात इस्तेमाल कम करने का निश्चय किया है। इस अभियान में स्कूल के बच्चे भी बढ़ चढ़कर भाग ले रहे हैं। प्लास्टिक की थैलियों का इस्तेमाल न करना इसी अभियान का एक हिस्सा है। आइए हम देखें कि प्लास्टिक का उपयोग कम करने के लिए हम क्या कर सकते हैं। मतलब हम वो कौन कौन सी विधि या कार्य कर सकते हैं जिससे प्लास्टिक का उपयोग कम हो। जैसे कि ऊपर तो हानि हम लोग पढ़ लिए कि प्लास्टिक का उपयोग से हमें क्या क्या हानियाँ होती है, लेकिन अब उसका हानि होती है लेकिन हमारे जीवन का एक हिस्सा बन चुका है प्लास्टिक, तो इसका कैसे हम कम इस्तेमाल करें। बाज़ार जाते समय घर से कपड़े या जूट की थैली ले जाएं। जो भी कपड़ा या जूट का जो एक थैला होता है घर से ले के जाएँ। जो जूट यानी बोरे का जो आप लोग स्टैंडर्ड क्वालिटी का थैला देखे होंगे वो उसे लेके जाएं। दुकान से प्लास्टिक की थैली न लें। उनको समझाएं कि वे कागज़ की थैली का इस्तेमाल करें। कहीं पे भी दुकान पे जब आप लोग छोटा छोटा सामान को एक एक थैली में गोटा करते हैं तो बोलिए कि प्लास्टिक की थैली में न देकर आप हमें कागज़ की थैली में दीजिए, या कोई ऐसा जिसका रिसाइकल हो सके वैसे थैली में हमें दीजिए। हम खाद्य पदार्थ को रखने के लिए प्लास्टिक की थैली यानी पॉलीथीन का उपयोग न कर। हम लोग जब भी प्लास्टिक की थैली में या प्लास्टिक के कंटेनर में कोई वस्तु कुछ दिन के लिए रख देते हैं तो उसके बाद देखते हैं, वो खोल कर देखते हैं तो कैसे उसमें से गंध आने लगती है और उससे खाने से हमें क्या होता है, इन्फेक्शन होने का संभावना बना रहता है। 100% तक उससे इन्फेक्शन होने का संभावना बना रहता है। पॉलीथीन की थैली को सड़क और नाले में ना फेंकें। हम प्लास्टिक को कभी भी जलाएं नहीं, क्योंकि जलाने से इनमें से हानिकारक गैसें निकलती है जो हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। पॉलीथीन को कम उपयोग करने से हमें मदद मिल सकती है। और जब हम पॉलीथीन को जलाते हैं तो उसमें से जहरीली गैसें निकलती है और वायुमंडल में फैल जाती है और जिससे हमें सांस लेने में दिक्कत होता है। अक्सर इस प्रकार की घटना को हम लोग दिल्ली के न्यूज़ों में देखा करते हैं। और ये केवल एक दिल्ली के लिए बात नहीं है बल्कि पूरे देश के लिए बात है कि हमें प्लास्टिक का इस्तेमाल न के बराबर करें। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न कथनों में से सत्य के सामने सत्य और असत्य के सामने असत्य का चिन्ह लगाइए। सत्य के सामने का चिन्ह ऐसे होगा, असत्य के सामने का चिन्ह ऐसे होगा। ठीक है। कचरे के कारण वायु, जल और भूमि दूषित होती है। तो जाहिर सी बात है कि अभी आप लोग जो लेक्चर सुने हैं उसमें दिखाया गया कचरे से कैसे हमें परेशानी होती है। तो वायु, जब हम लोग कचरा को फेंकते हैं, जलाते हैं तो उससे वायु प्रदूषण होता है, उसमें से जहरीली गैसें निकलती है। और जल, जब वो जल में जाता है तो जल में घुलकर उस जल को दूषित करता है और जल के मार्ग को अवरुद्ध करके उसमें से जो भी दूषित जल है वो सड़कों पे आ जाता है। भूमि, जब भूमि के अंदर जब दब जाता है कचरा, जो अपशिष्ट कचरा होता है जैसे प्लास्टिक, वो क्या करते हैं, वो मिट्टी की उर्वरता को कम कर देते हैं। नेक्स्ट है, तो ये क्या होगा, तो ये सही होगा। जिन पदार्थ जिनका विघटन आसानी से हो जाता है वे जैव न्यूनीकरण पदार्थ कहलाते हैं। सही बात है, वही जैव न्यूनीकरण पदार्थ कहलाएंगे जिनका आसानी से विघटन किया जा सके, यानी समापन किया जा सके, खत्म किया जा सके या यूज किया जा सके, वो क्या होगा, निम्नीकरण, जैव न्यूनीकरण पदार्थ। ये भी सही है। जिन पदार्थ जिनका विघटन आसानी से नहीं हो सकता है और जैव अन्यूनीकरण पदार्थ कहलाता है। ये भी सही है। पुराने अखबार, शीशी या प्लास्टिक और धातु से बनी चीज़ों को कुछ प्रक्रिया द्वारा नए रूप में परिवर्तित करना पुनः चक्रण कहलाता है। हाँ, ये भी सही है। आप इसे परिभाषा के रूप में भी लिख सकते हैं, देख सकते हैं, ये परिभाषा है ही भी कि पुनः चक्रण की परिभाषा लिखी है, इसे भी लिख सकते हैं। फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में।
तब तक के लिए जय हिंद। और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि आप लोगों को क्लास 6 से लेकर और 12 तक की जो भी अभ्यास प्रश्नोत्तरी है वो आपको इस चैनल पे मिल जाएगा। इसलिए आप हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी मदद पहुंचेगा, जिससे उन जो भी अभ्यास प्रश्नोत्तरी में प्रश्न करने में दिक्कत हो रहा है, इस चैनल के माध्यम से आपको सहूलियत होगी। आप आसानी से जो भी प्रश्न नहीं हो रहा है वो आप कर सकते हैं हमारे चैनल पे जो भी वीडियो हैं उन्हें देखकर। तब तक फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।